अरे बच्चों, जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों को वाष्प पदार्थ के संबंध में, द्रव के वाष्प पदार्थ के संबंध में आप लोगों को बताया गया था, लेकिन आज विलयनों का वाष्प पदार्थ हम पढ़ेंगे। और विलयनों के वाष्प पदार्थ के संबंध में राउल्ट साहब जो है एक नियम दिए थे, तो राउल्ट के नियम का भी अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले विलयन का वाष्प पदार्थ क्या है, इसमें हम वीडियो के द्वारा, आज की वीडियो के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, और यह एक पात्र है, नीचे बर्नर लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? बर्नर लगाए हैं। और इसमें कोई विलायक रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? विलायक रख दिए हैं, जैसे H2O विलायक है, ठीक। और ऊपर से ढक्कन लगा दिए हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो जल के अणु हैं वह गैस के अणुओं में तब्दील होंगे, परिवर्तित होंगे। तो जैसे ही गैस के अणुओं में परिवर्तित होंगे तो यह जो गैस के अणु होंगे वो इस ढक्कन पर और बर्तन की दीवारों पर दाब डालेंगे। दाब डालेंगे तो इसे हम बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब। पहले द्रव है, फिर गर्म करने पर वाष्प हो जा रहा है और फिर दाब डाल रहा है, तो द्रव का वाष्प दाब, लिक्विड वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? जब किसी द्रव को, सुनते जाइए, परिभाषा भी चल रही है और समझना भी है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु गैस के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार वाष्प के अणु न केवल बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं अपितु इस द्रव की सतह पर भी दाब डालते हैं। जो यह लिक्विड का सरफेस है इस पर भी जो है दाब डालने का काम करेंगे, चारों तरफ में दाब डालेंगे। तो इसे हम बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब। द्रव है, वाष्पशील हुआ है, तो ये वाष्प के अणु बने हैं और फिर इस द्रव की सतह पर दाब डालना है, तो इसको बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब। तो इसको बोलते हैं लिक्विड वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणु गैस के अणुओं में या वाष्प के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार न केवल बर्तन की दीवारों पर अपितु द्रव की सतह पर भी कुछ दाब डालते हैं। इसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, लिक्विड वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब यह आपको जो वेपर प्रेशर आया है इसको जो है हम P0 से डिनोटेट करेंगे। किससे डिनोटेट करेंगे? P0 से। और यह विलायक का वाष्प दाब है। किसका है? विलायक का वाष्प दाब है। तो यह पानी न है, तो शुद्ध पानी का वाष्प दाब को हमने P0 से डिनोटेट किया है, रिप्रेजेंट किया है। आगे कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो विलयन बन जाएगा। और ऐसा विलेय पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो जब उनको हम घोल देते हैं तो ये विलयन बन जाएगा। और विलयन बनने के बाद जब बर्नर से हीट करेंगे तो विलयन का वाष्प बनेगा। जब विलयन का वाष्प बनेगा तो वह थोड़ा कम बनेगा, उतने ही टेम्परेचर पे थोड़ा कम बनेगा। जब वाष्प के अणु बहुत कम होंगे तो दाब भी बहुत कम होगा। तो शुद्ध विलायक के जो अणु होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकृत होते हैं, लेकिन जब वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन बनता है, और विलयन का वाष्प जो है कम होता है तो उसका वाष्प दाब भी कम होगा। तो विलयन के वाष्प दाब को हम लिखते हैं सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। विलयन का वाष्प दाब, तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब को PS लिखते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दोनों के वाष्प दाब को हम ऐसे डिनोटेट करते हैं। अब P0 का मान सदैव PS से अधिक होता है। किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है, क्योंकि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय कण घोला गया है। तो अवाष्पशील विलेय कण घोलने पर विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। जैसे आप प्रेशर कुकर में देखते हैं, शुद्ध पानी ले लें, 5 मिनट गर्म करिए तो बहुत तीव्र गति से जो है वेपर बनता है, यानी प्रेशर और सीटी तुरंत दे देता है। लेकिन जब उसमें आप दलिया या कोई ऐसा पदार्थ उसमें मिला दीजिए और दाल बनाइए, गर्म करिए, तो 5 मिनट में उतना प्रेशर नहीं देगा, बहुत कम देगा। तो वाष्प दाब कम हुआ इसका मतलब। तो P0 का मान एबव होता है और PS का मान क्या होता है? कम होता है। तो वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प
दाब माने वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन माने कम हो जाना, तो कम हुआ है ना, तो वाष्प दाब का अवनमन को अब लिखते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ऋण विलयन का वाष्प दाब। इसमें से इसको जो घटा देंगे तो जो अंतर आता है उसी को अवनमन कहते हैं। बात समझ में आया? अब किसी द्रव के लिए, शुद्ध विलायक पानी था हमारा, तो किसी द्रव के लिए वाष्प दाब का जो अवनमन होता है यानी कि P0 माइनस PS बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 का जो अनुपात होगा उसे हम द्रव का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। द्रव के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये जो अनुपात होता है द्रव के यानी पानी के, द्रव के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS अपान P0। माने जो यह आपको वाष्प दाब में कमी आई है वो बटा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब राउल्ट साहब को लेते हैं। राउल्ट साहब कहते हैं कि किसी द्रव के लिए उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन माने P0 माइनस PS अपान P0 का जो मान होता है, P0 माइनस PS अपान P0 वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का जो मान होता है वह विलयन के, चूंकि हमने उसमें कुछ विलय के कण बोला था ना, तो विलयन के मोल प्रभाज के समान होता है या तुल्य होता है। तो विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n, माने विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या। इसे ही राउल्ट नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट नियम कहते हैं। बात समझ में आया? हैं? यही एक लाइन का अंतिम में नियम इनका लिखना पड़ता है। राउल्ट कहते हैं कि किसी द्रव के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस द्रव के विलयन के मोल प्रभाज के तुल्य होता है, द्रव के विलयन के मोल प्रभाज के तुल्य होता है, तो इसको हम राउल्ट नियम कहते हैं। अब माना कि किसी तनु विलयन के लिए, तनु विलयन माने ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अल्प हो, थोड़ा सा हो, तो तनु विलयन के लिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयनों के लिए विलयन के लिए कुल मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N प्लस स्मॉल n। विलयन के कुल मोलों की संख्या यही ना है, कैपिटल N माने विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। अब तनु विलयन यानी कि विलेय के कणों की संख्या बहुत अल्प हो, तो इसको लिख देंगे कैपिटल N प्लस और n को लिख देंगे DN, बढ़ती डेल n बराबर 0। बहुत अल्प हो, बहुत थोड़ा सा, अर्थात शून्य हो, बहुत थोड़ा सा हो। तो ऐसे विलयन जो बहुत तनु हो और विलेय की मात्रा बहुत अल्प हो, तो डेल n बराबर 0, तो 0 हो जाएगा। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कैपिटल N ही होगा। क्या हो जाएगा? DN बराबर 0 हो जाएगा, तो कैपिटल N ही ना होगा। तो इस फार्मूले में कैपिटल N प्लस स्मॉल n की जगह पर कैपिटल N ही रख देंगे। बात समझ आया ना? तो इस फार्मूला में रखेंगे तो इधर हम लिख देते हैं इस चीज को, यहाँ से फिर सीधे इधर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N। अब किसी द्रव का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस PS अपान P0 बराबर विलेय के मोलों की संख्या को लिखते हैं स्मॉल w बटा स्मॉल m, और इसको लिखते हैं विलायक के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m गुणे कैपिटल M बटा कैपिटल W।
ये फार्मूला अंत में है। आपको हमेशा इस फार्मूले को याद रखना है राउल्ट नियम के लिए। यहाँ तक भी लिख देंगे तो काम चलेगा। बात समझ में आई ना? तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, बोले, देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं, तो विलयन का वाष्प पदार्थ शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। छोटा कामा देंगे, आगे बढ़ेंगे। नीचे वाला कामा, किसी द्रव का वाष्प दाब का अवनमन एवं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब डबल नोटर कामा बंद करेंगे। बंद हो गया। नीचे लिखिए, माना कि शुद्ध विलायक कोष्टक में लिखेंगे H2O, कोष्टक बंद करिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 एवं विलयन का वाष्प दाब PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वाष्प दाब PS है। हो गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को P0 से हमने प्रदर्शित किया और विलयन का वाष्प दाब जो है PS से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिनोटेड किया। P0 का मान सदैव एबव होता है PS से।
वाष्पदाब में जो कमी आती है उसको वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं, जिसे P0 माइनस PS से डिनोटेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब जो है विलयन के वाष्पदाब से कम होता है। अब वाष्पदाब का जो अवनमन होता है और शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब का जो अनुपात होता है उसे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब किसी द्रव के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है या तुल्य होता है, इसे राउल्ट ने कहा था। तो इसलिए राउल्ट जो वैज्ञानिक हैं उनको जो है उनकी एक डिफिनीशन इसके बाद आ जाती है, जिसे हम लिखेंगे। बोलें, लिखिए। राउल्ट के अनुसार किसी द्रव के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। विलयन के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। विलयन के मोल प्रभाज के तुल्य होता है। हो गया। अतः हम नीचे देखेंगे P0 माइनस PS अपान P0 आपका वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन आया था, और मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक धन विलेय के मोलों की संख्या। तो ये दोनों का जो अनुपात होगा उसे विलयन का मोल प्रभाज कहेंगे, और यह आपका वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको नोट करेंगे। लिखिए, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। डब्बा में बंद करिए, इसको बंद हो गया ना। नीचे लिखेंगे, परंतु तनु विलयनों के लिए विलेय के मूलों की संख्या अत्यंत अल्प हो। तनु विलयनों के लिए विलेय के मूलों की संख्या अत्यंत अल्प हो। अत्यंत अल्प हो अर्थात स्मॉल n बराबर dn। इसको लिखिए, स्मॉल n विलेय के मूलों की संख्या होता है, इसको dn से डिनोटेट करेंगे, dn। अतः नीचे लिखेंगे, अतः विलयन के कुल मूलों की संख्या, अतः तनु विलयन के कुल मूलों की संख्या, बराबर। अब कुल मूलों की संख्या को देखिए, इधर हम क्या लिखे हैं? कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब कैपिटल N प्लस स्मॉल n की जगह पे क्या लिख देंगे? dn यानी डेल n लिख देंगे ना। और dn बराबर क्या? शून्य। एकदम अत्यंत अल्प है अर्थात शून्य है, तो यहां पर शून्य रख देंगे, तो कैपिटल N प्लस dn बराबर कैपिटल N ही होगा। हो गया। अब इसके बाद नीचे आएंगे, अतः वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? P0 माइनस PS अपान P0 बराबर कैपिटल N स्मॉल n बटा कैपिटल N, और dn की जगह पे शून्य हो जाएगा ना। P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस 0। नोट हो गया। अब इधर देखेंगे,
P0 माइनस PS अपान P0 और स्मॉल n का W बटा M होता है, स्मॉल W बटा स्मॉल m होता है। विलेय के मूलों की संख्या निकालने के लिए स्मॉल का प्रयोग करते हैं, वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। और विलायक के लिए जो है कैपिटल यूज करते हैं, तो फार्मूला आपका ये आएगा। इति सिद्धम। यहीं पर जो है आप इसको जो है क्लोज करेंगे। अब आगे जो है हम अध्ययन करेंगे द्विअंगी विलयनों का वर्गीकरण। तो द्विअंगी विलयन का वर्गीकरण का अध्ययन करने से पूर्व हमें द्विअंगी विलयन को समझना होगा। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है जिसमें टोटल एलिमेंट 2 हो, यानी एक विलेय हो और एक विलायक हो, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? विलयन बन गया ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा विलयन जिसमें किसी विलायक में केवल एक विलेय पदार्थ घोला गया हो, ऐसे विलयनों को द्विअंगी विलयन कहते हैं। लेकिन वह विलयन जिसमें विलायक में एक से अधिक विलेय पदार्थ घोले गए हों, ऐसे जो है विलयनों को द्विअंगी विलयन नहीं कहेंगे। लेकिन जिसमें ओनली वन विलेय पदार्थ घोला गया हो, कोई एक विलेय पदार्थ घोला गया हो, तो ऐसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे NaCl को आप पानी में या शरबत बनाते हैं तो चीनी को घोलते हैं, तो वह आपका क्या होगा? द्विअंगी विलयन होगा। लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए जो है जब नमक और चीनी दोनों को मिला के जो है घोलते हैं पानी में, वह द्विअंगी विलयन नहीं होगा। बात समझ में आया? समझ में आया ना? ओनली चीनी का शरबत बना दिए तो वो आपका द्विअंगी विलयन है, क्योंकि एक विलायक है और एक विलेय पदार्थ है। लेकिन अगर चीनी को भी घोला और नमक को भी घोला पानी में, तो विलेय पदार्थों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो 2 ये हो गया, एक विलेय पदार्थ होगा तो 3 हो गया, तो त्रिअंगी विलयन हो गया। बात समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। द्विअंगी विलयनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब आदर्श विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन की परिभाषा इसमें भी है और इसमें भी है। बात समझ में आया ना? अब वह विलयन जो ताप और सांद्रताओं की सीमाओं पर, माने टेम्परेचर पर और सांद्रता पर, ताप और सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम से जो है राउल्ट के नियम को जो है सत्यापित करते हैं, ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियमों को जो है फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन या आइडियल सोल्यूशन कहा गया है। लेकिन वह विलयन जो ताप और सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे विलयनों को अनादर्श विलयन कहते हैं। बात समझ में आया ना? तो यह 1 नंबर में कभी कभार पूछ देता है, 1 नंबर में यह आता है आपको। तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें आपको केवल एक विलेय पदार्थ विलायक में घोला गया हो, ऐसे विलयनों को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयनों के वर्गीकरण जब किया गया तो उनको 2 वर्गों में बांटा गया है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन यानी कि आदर्श विलयन, वह विलयन जो ताप और सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट के नियमों को फॉलो करते हैं, अर्थात राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, वी कॉल द आइडियल सोल्यूशन। और अनादर्श विलयन वह विलयन जो ताप सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट के नियमों को फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। बात समझ में आए? तो ये आप हेडिंग लगा लिए हैं कि नहीं लगा लिए हैं? हेडिंग लगाने के बाद लिखेंगे, बोलें, जब किसी विलायक में केवल एक विलेय पदार्थ घोला गया हो, जब किसी विलायक में केवल एक विलेय पदार्थ घोला गया हो, केवल एक विलेय पदार्थ घोला गया हो, तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कहते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है।
2 वर्गों में बांटा गया है। अब पहला प्रोसीजर हेडिंग लगाएंगे आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, ये हेडिंग रहेगा आपका। आइडियल सॉल्यूशन बोलें वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। हो गया। और दूसरा अनादर्श हेडिंग लगाइए। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हो गया। वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सीमाओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। हो गया ना। अब अगला हमारा जो हेडिंग है वह तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण है। अगला जो हमारा प्रोसीजर है वह है तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण। आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे इसको, अणुसंख्य गुण। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यस, हो गया। ध्यान दें, पहला आपका है तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण। सबसे पहले हम तनु विलयन को समझेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा की तुलना में विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत अल्प हो, बहुत थोड़ा हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत अल्प हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो तनु विलयन की परिभाषा हो गई। अब अणुसंख्य गुण, अब इसको समझेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ को घोलने के बाद कुछ विशेष गुण प्रदर्शित होते हैं, इन विशेष गुणों को जो प्रदर्शित होते हैं उसको अणुसंख्य गुण कहा गया है। तो इन गुणों को, जैसे आपका क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, वाष्पदाब का अवनमन है, इन सभी गुणों को हम अणुसंख्य गुण कहते हैं।
यानी कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो विलयन में विलायक में विलय के घोलने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, उनका ही अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना है। तो आप लोग हेडिंग लगा दिए तनु विलयनों का अणुसंख्य गुण। अब नीचे जो है उसका लिखेंगे, जब किसी विलयन में जब किसी तनु विलयन जब किसी क्या लिखे, जब किसी बोले अभी बोले थे ना, जब किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अत्यंत अल्प हो तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। ऐसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। तनु विलयन कहा जाता है। हो गया, बोलिए। अब यहां देखें, जैसे विलेय पदार्थ चीनी है, इसको हम किसमें घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। घोलने के बाद हमारा विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है, विलयन शरबत बन रहा है। विलायक की मात्रा जो है 2000 ग्राम है। हमने तौल किया तो 2000 ग्राम जो है जल की मात्रा है, और इस 2000 ग्राम विलायक भार में विलेय की मात्रा 10 ग्राम है। बहुत कम है, बहुत अल्प है। तो ये जो शरबत बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, तनु विलयन बनेगा। बस नया, अगर यही आपको 2000 ग्राम की अपेक्षा यहाँ पर जो है विलेय की मात्रा 500 ग्राम या 800 ग्राम रहता, तो इस 10 ग्राम की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो वो सांद्र विलयन हो जाता है। तो जैसे जैसे विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बढ़ती जाती है, तो वह विलयन सांद्र हो जाता है, और विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अल्प होती जाती है। जितना ही कम होता जाता है वैसे ही तनुता बढ़ती जाती है। तो किसी विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर उसके तनुता या सांद्रता का निर्धारण होता है कि वो कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा या डाइल्यूट होगा। तो वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अत्यंत अल्प हो तो उसे तनु विलयन, और वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अधिक होती जाती है, तो ऐसे विलयनों को सांद्र विलयन कहते हैं। बात समझाया। अब अणुसंख्य गुण को हमको पढ़ना है। तो अणुसंख्य गुण, जब किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो विलयन में कुछ गुण प्रदर्शित होते हैं। ऐसे गुण जो विलयन में प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। जैसे क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन, ये सब जो गुण हैं वो अणुसंख्य गुण में आते हैं, जिनका अध्ययन जो है अगले वीडियो में किया जाएगा। थैंक यू।